हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ अगेन मी तानिया भाटिया। आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर 1 टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स ऑन इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज़ अनअकैडमी। ओके, सो बच्चे आ जाइए, ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से अपनी अपनी। देखिए, सबसे पहले आपने काम ये करना है, आपने जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड देयर डाउनलोड अनअकैडमी, और यहाँ से आप मेरी फ्री की क्लासेस को अनलॉक। तो बच्चे आ जाइए, ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से अपनी। ओके, तो यहाँ पे आप जाके हाय पूजा, हाय प्रियंजना, गुड आफ्टरनून, आ जाइए बच्चे, सभी आ जाइए। हाय ब्रेनियन ब्राइट, हाय प्रासून गुप्ता, फटाफट से सभी आ जाओ। तो यहाँ पे आप अनअकैडमी को डाउनलोड करके यहाँ पे सर्च कीजिएगा तान्या भाटिया। मेरी प्रोफाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी और हमारे पेड बैचेस भी हैं और फ्री स्पेशल क्लासेस भी है। तो इन सबको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आराम से। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। ओके, एंड गाइस वन मोर थिंग, यूजीसी नेट का डेट आ चुका है और अनअकैडमी पे नया बैच भी आ चुका है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। ओके, तो उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से तैयारी कर लूँ, प्रिपरेशन कर लूँ, ज्वाइन दिस बैच। 4 अगस्त को शुरू हुआ है और बाकी की मैं आपको रिकॉर्डिंग वगैरह के लिंक मैं आपको भेज दूँगी। इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डिटेल आपको कंप्लीट कोर्स, PYQs, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा इस कोर्स के अंदर। यू विल गेट इट एंड गाइज ऑल्सो बाय यूजिंग माई कोड। ठीक है, जैसे आप प्लस ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लस ज्वाइन करते हुए आपने मेरा कोड ज़रूर इस्तेमाल करना है। गुड आफ्टरनून नीलम। देखिए, मेरा कोड है तान्या लाइव, TANYALIVE। आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है, जिससे आप लोगों को एडिशनल 20% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल 20% ऑफ। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। TANYALIVE का आपने यूज़ करना है एंड यू विल गेट दी एडिशनल 20% ऑफ, आपको इसके अंदर मिल जाएगा। गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको माइक्रो के क्वेश्चंस करा दिए थे। नाउ इट इज़ टाइम टू डू मैक्रो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल हम लोग करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा जी आपका आज का पहला सवाल, दैट इज़ फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे कर लीजिए। गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड आफ्टरनून नीलम, हेलो श्रुति, हाय अंजना। दिमाग लगाइए ज़रा इस क्वेश्चन पे। एक मिनट में ईयरफोन कनेक्ट कर लूँ। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, जब लोग क्या करते हैं, लोग अपने पास पैसा रखते हैं तो उससे क्या होगा, हिंदी में बोले तो व्यक्तियों द्वारा पैसा रखने की जो लागत है, जी जी बिल्कुल, हिंदी भी दिखा रहे हैं आपको, इंग्लिश भी दिखा रहे हैं, डोंट वरी, दोनों दिखाएंगे आपको, हिंदी इंग्लिश। अपस्फीति के कारण पैसे की वास्तविक मूल्य का नुकसान हो जाना, बचत से ज्यादा ब्याज, वस्तुओं और सेवा को ना खरीदकर उपयोगिता को क्षमा कर दिया जाता है, अन्य संपत्तियां नहीं रखने पे रिटर्न माफ हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल, लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन, foregone इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स, द यूटिलिटीज foregone by not buying goods and services, returns are foregone by not holding other assets। बिल्कुल सही। प्रियंजना ने दिया है सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर जो है, सो कुड्स फॉर प्रियंजना। एंड गाइस, करेक्ट आंसर हियर टू बी ए ऑप्शन आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। हाउ दिस विल बी ए, आपको बताते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी यानी कि इंसान अपने पास क्या कर रहा है, इंसान अपने पास पैसा रख रहा है, मनी रख रहा है। अब ये कह रहा है
कि रियल वैल्यू ऑफ मनी का लॉस होगा डिफ्लेशन की वजह से, स्टेटमेंट ही गलत है भाई। लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी तो ज़रूर होगी, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन, ये होगा आपका इन्फ्लेशन की वजह से। महंगाई होती है जब अपने दादा दादी नाना नानी से बात करना, उससे पूछना उनके टाइम पे 5 रुपये में क्या क्या चीज़ें आ जाती थी और आज 2021 में 5 रुपये में क्या आता है ना। पहले के टाइम पे देखिए, जो मेरे नानी बताते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 रुपये होते थे, उसमें हम मूवी भी देख लेते थे, छोले भटूरे भी खा लेते थे, लस्सी भी पी लेते थे, इतना कुछ कर लेते थे। आज के टाइम पे 2 रुपीज़ आपको पता है सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, टॉफ़ी आती है और कुछ नहीं आता है ना। तो स्टेटमेंट ही गलत है बच्चा, ए तो आप बिल्कुल रिमूव कर दो। फोरगॉन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, बिल्कुल सही है जी। जब आप सेविंग नहीं कर रहे होते, बचत नहीं कर रहे होते, तो इंटरेस्ट तो उसमें से खो ही जाएगा। यूटिलिटी इज़ फोरगॉन। अब देखिए, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है या मुझे कोई सर्विस खरीदनी है, मान लीजिए मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ही खरीदना है, तो जो मेरे को सब्सक्रिप्शन लेके यूटिलिटी लेवल मिल पाता, उपयोगिता मिल पाती, संतुष्टि मिल पाती, वो तो नहीं मिल पाएगी ना। कि पैसा मैंने अपने पास रख लिया, कहीं लगाया नहीं उसको, अपने पास तिजोरी में बंद करके रख लिया है। रिटर्न्स आर फोरगोन बाय नॉट होल्डिंग अदर असेट्स। अब देखिए, पैसे से बड़ी सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। असेट्स में वी कैन परचेज, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं हम लोग, सोना खरीद सकते हैं, है ना। तो जो भी उनसे रिटर्न मिल सकता था वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोरगोन करना पड़ेगा। दैट्स वाई करेक्ट आंसर है टू बी ए। ओके, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 22। This one. Markowitz theory of portfolio management consider which of the following assumptions। कौन कौन सी assumptions को ये लेके चलता है। Investors are pessimistic about startup but optimistic about an established business। Investors have free access to fair and correct information on return and risk। Investors tend to lead forward a cryptocurrency। Investors are rational, maximize their utility with a given level of income and money। पोर्टफोलियो प्रबंधन का मार्कोविट्ज सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धारणा को मानता है। निवेशक स्टार्टअप के बारे में निराशावादी है, लेकिन एक स्थापित व्यवसाय के बारे में आशावादी है। निवेशकों के पास रिटर्न और जोखिम के बारे में सही जानकारी उपलब्ध है। निवेशक एक क्रिप्टोकरेंसी को आगे की ओर झुकते हैं। निवेशक तक संगठन निश्चित स्तर की आय और धन के साथ अपनी उपयोगिता को अधिकतम करते हैं। ओके, सो गाइस, प्रियंजना ने दिया एक बार फिर से सबसे पहले सही जवाब। कुडोस फॉर प्रियंजना। मार्कोविट्ज का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया था, मतलब बिजनेस में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से पैसा डालना है, तो ये सब अजम्पशंस उन्होंने लिए थे कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा रैशनल होंगे, बिहेव करेंगे ताकि अपनी यूटिलिटी को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। इन्वेस्टर्स हैव फ्री एक्सेस टू फेयर एंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिटर्न एंड रिस्क के ऊपर क्या सारी चीज़ें, सब कुछ उसके पास फ्री एक्सेस होगा। मार्केट्स आर एफिशिएंट, एब्सॉर्ब द इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड परफेक्टली। इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स है, यानी कि रिस्क को इग्नोर करने वाले हैं, तो दे विल ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क। इन्वेस्टर्स बेस डिसीजन ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज रिटर्न फ्रॉम द मीन। इन्वेस्टर चूज हायर रिटर्न। अब देखिए, लोअर रिटर्न रिस्क लेना है और इन्होंने हायर रिटर्न, तो ये सारी चीज़ें मान के चले थे। तो इसमें सिर्फ आप लोगों का बी एंड डी आएगा। ऐसा तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि स्टार्टअप के बारे में पेसिमिस्टिक है या फिर ये क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाते हैं, ऐसा इन्होंने कोई भी अपनी असम्पशन के अंदर बात नहीं बोली। ओके, नेक्स्ट। This one. GDP expresses in terms of current price. It will be called as, क्या बोलेंगे आप इसे,
रियल जीडीपी, एनडीपी, नॉमिनल जीडीपी या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी वाले हिंदी देख लीजिए बच्चा एक बार। हाँ जी, 25 का जवाब देना है जी आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप इंग्लिश भी देख लीजिए। देखिए, अभी मैं आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस कर रही थी कि जीडीपी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस, यानी कि अगर मैं 2021 के प्राइसेस के ऊपर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना करती हूँ, जीडीपी की गणना करती हूँ, तो ये मान लीजिए कि 5 लाख रुपए निकल कर आया है। ओके, अब इसी जीडीपी को अगर मैं बेस प्राइस यानी कि आधार वर्ष पर मैं गणना करूँगी, ठीक है, और मेरा आधार वर्ष है 1996 और ये तब निकल कर आ रहा था उस टाइम के ऊपर 15 लाख आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि तब वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा था इस वजह से। तो जब हम बेस प्राइस के ऊपर गणना करते हैं वो आप लोगों का कहलाता है रियल जीडीपी। बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग ऑन करंट प्राइस के ऊपर अगर आप गणना कर रहे हैं, करंट प्राइस के ऊपर अगर आप निकाल रहे हैं, तो बच्चा ये क्या कहलाएगा आप लोगों का? ये नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। सो सी विल बी द राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। लो जी, इसे कीजिए जरा। विच ऑफ द सिचुएशंस रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक एस्टिमेशन इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन? बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, बाइंग ऑफ न्यू शेयर्स, बाइंग अ न्यू कार बाय पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स, बाइंग अ कार बाय अ हाउस होल्ड। हिंदी वाले हिंदी देख लीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी स्थिति आर्थिक निवेश का प्रतिनिधित्व करती है? स्व व्यवसाय के लिए एक नवनिर्मित घर खरीदना, नए शेयर खरीदना, पुस्तकें वितरित करने के लिए प्रकाशन गृह द्वारा एक कार खरीदना, एक घर द्वारा एक नई कार खरीदना। हेलो गुलरेज खान। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले एक बार फिर मैम आप अनअकैडमी पर PYQs कब स्टार्ट करेंगे? देखिए अनअकैडमी पर PYQs जो है हमारे चल रहे हैं, ठीक है। एक कोर्स तो मेरा ख़त्म हो चुका है, दूसरा रनिंग के अंदर है। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको अनलॉक होगा, प्लस पर है वो चीज़ें। कोड लगा देना तान्या लाइव TANYLIV, एडिशनल 20% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले वंस अगेन प्रियंजना ने दिया है, सुकृत फॉर प्रियंजना। एंड गाइस करेक्ट आंसर है टू बी डी। देखिए अगर आप लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा है
राष्ट्रीय आय पढ़ा है तो उसकी प्रिकॉशंस में आपको क्या पढ़ाया जाता है? प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ। तो इसमें बच्चे आपको ही पढ़ाया जाता है कि जब भी आप सेल्फ के लिए कुछ भी, अगर आप मान लीजिए किसी किसान की खेती है, चावल बनाता है, 10 किलो चावल उसने सेल्फ के लिए यूज़ कर लिए, तो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए अगर उसने कुछ भी यूज़ करा है तो ये आप लोगों का नेशनल इनकम का पार्ट होगा, ठीक है। बाइंग ऑफ न्यू शेयर एंड बॉन्ड कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते, बिकॉज दे आर नियरली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। बस एक पेपर टाइप आपको मिल जाता है कि आपने इतनी कंपनी के इतने शेयर खरीद लिए हैं, तो सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसको हम कभी नहीं लेते। बाइंग अ न्यू कार बाय पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने क्या कह रहा है। कोई पब्लिशिंग हाउस है, उसने बुक्स को डिलीवर करने के लिए एक कार खरीदी है, ठीक है। तो कार यहाँ पे कौन सा गुड हो जाएगी बच्चे? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु। और मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड कभी भी आप लोगों का नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हज़ारों बार आपको पढ़ाया गया है। और बाइंग अ न्यू कार बाय अ हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड अपने चलाने के लिए खरीद रहा है, ठीक है, और किसी के लिए तो खरीद नहीं रहा, अपने लिए खरीद रहा है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड। फाइनल गुड को आप लोगों ने लेना है। इस वजह से यहाँ पे आप खाली ए एंड डी को लेंगे, एंड करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ओके। दिस वन 39. High-powered money is the source of all other forms of money that impact money supply. Credit is created by commercial banks. हिंदी वाली हिंदी देखिए। अभी कथन में कहता है उस शक्ति वाला धन के अन्य सभी रूपों का स्रोत है जो धन की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। क्रेडिट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाया जाता है। देखिए बिल्कुल बात सही है। पहले आप मेरे को ये बताओ, हाई पावर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाई पावर्ड मनी का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आप लोग हाई पावर्ड मनी का? H is equal to what? ठीक है, देखिए यहाँ पे हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला होता है C+R, यानी कि करेंसी और रिजर्व, ठीक है। तो इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। देखिए मेजरली मनी सप्लाई को क्या इम्पैक्ट करता है? मेजरली मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है या तो करेंसी इम्पैक्ट करती है या फिर रिजर्व करते हैं, और तो कुछ करता नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये कह रहा है क्रेडिट इज़ क्रेडिटेड बाय कमर्शियल बैंक। बिल्कुल सही बात है। देखिए RBI की गाइडलाइन के ऊपर कितना SLR है, कितना CRR है, ये साइड में रख के कमर्शियल बैंक क्रेडिट का क्रिएशन करता है। कैसे? A ने B को दिया, B से C, फिर C से D, इस तरीके से पूरा क्रेडिट क्रिएशन चलता रहता है। बातें दोनों सही हैं, बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज़ नॉट गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यहाँ पे ये नहीं दे पा रहा है बिल्कुल, दैट्स वाई करेक्ट आंसर है टू बी B। एक बार फिर से सबसे पहले प्रियंजना ने ही दिया है सही जवाब, जल्दी क्वेश्चन नंबर 44।
cause of commercial bank failure is providing inappropriate loan to bank insider. Bank employees are provided loan at lower interest rate. आने वाले हिंदी देखिए। अभी कथन में दे रखा है वाणिज्यिक बैंक की विफलता का मुख्य कारण बैंक के अंदरूनी सूत्रों को अनुचित ऋण प्रदान करना है। बैंक कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या है, दोनों सही है पर सही विवरण नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं हमारे पास 44 के, और बहुत ही कम लोग सही जवाब दे रहे हैं। सही जवाब सबसे पहले दिया गया है प्रासून गुप्ता द्वारा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक फेल का सबसे बड़ा कारण जब बाद में ढूंढते हैं ना, पता लगता है, मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, पता लगता है अंदर का ही बंदा कोई मिला हुआ था, इनसाइडर ही था जिसने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करी है, या जिसने ज़बरदस्ती अपने किसी रिश्तेदार को लोन दिलवाया जो भाग गया। ठीक है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या मिलेगा जी, लोन आप लोगों को मिल जाता है, इतनी तो जान पहचान होती ही है। बट इट इज़ नॉट गिविंग दी करेक्ट, मतलब सही से नहीं बता पा रहा, ये कारण ठीक नहीं है। मतलब कुछ ऐसा कारण होता है ना कि हाँ भाई बैंक एम्प्लॉयज़ ज़्यादा डिफ़ाल्टर होते हैं इस वजह से, तो ये सही होता। अभी ये दो अलग अलग चीज़ें कह रहा है कि बैंक फेल हो रहा है, और फिर उसके बाद बल्कि असर्शन में ही उसने कारण बता दिया है कि बैंक फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी में ही कारण बता दिया। ऐसी होनी चाहिए थी असर्शन, बैंक फेल हो रहा है, फिर रीज़न में पता था क्योंकि, बट ऐसा हुआ नहीं। सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर है टू बी बी। दिस वन अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लगाइए बच्चा। रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्रिन, कीनशियन इकोनॉमिक्स, मॉनेटरिज्म या फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। काला अनुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तर्क संगत अपेक्षा सिद्धांत, कीनशियन अर्थशास्त्र, मॉनेटरिज्म, शास्त्रीय अर्थशास्त्र। तो ये लर्नर्स किसी भी टाइम फ़ोन कर देते हैं। अभी देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन्हें, तो सबसे पहले कौन आए हैं, सबसे पहले आए हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पुराने और सबसे पहले। देन वी हैव कीनशियन, कीनशियन के बाद है मॉनेटरिज्म, मॉनेटरिज्म के बाद है आप लोगों का रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्रिन। देखिए बड़े सारे बच्चे पूछते हैं मैडम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए बेस्ट पार्ट ये है,
आपने जिस फॉर्मेट में इन्हें पढ़ा है, ठीक है, जैसे अगर मैक्रो आप पढ़ने जाते हो, सबसे पहले आप क्लासिकल के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप कीन्शियन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप मॉन्ट्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर लास्ट में कहीं आप रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस फॉर्मेट में आप इन्हें पढ़ रहे होते हैं, यही आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इनका जो इवोल्यूशन हुआ है इसी तरीके से हुआ है। सो दैट इज़ योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से सबसे पहले प्रियंजना ने दिया है, सो पुरुष फॉर प्रियंजना। ये देखिए, वैसे यहाँ पे डेट्स भी मेंशन है, पर आप कॉमन सेंस से ही कर सकते हो। इतने ज़्यादा ईयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि 70, 76 इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ कॉमन सेंस से ही हो जाएगा। नाउ वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 69। This one. एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आप लोगों को क्या बताता है जी? पूर्ण आय की परिकल्पना, ग्राहक बर्ताव, निर्माता का व्यवहार, मुद्रास्फीति या फिर सरकारी खर्च, क्या बताया गया? देखिए, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसने दी थी, किसके द्वारा दी गई थी ये? Who has given this hypothesis? बैक से बहुत आवाज़ आ रही है, अब क्या कर सकते हैं, पीक टाइम है एंड माई होम इज़ एट ऑन द मेन रोड। तो आप बैक की आवाज़ को इग्नोर करते हुए आप कंसंट्रेशन कीजिए मेरी आवाज़ के ऊपर, ठीक है? इकोनॉमिक्स में कंसंट्रेशन करो। वो कहानी सुनिए ना, वो अर्जुन वाली, उसका निशाना कहाँ पे है? मछली की आँख की तरफ है। आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, उसे क्या आवाज़ें आ रही हैं क्या नहीं, निशाना जो है उसी पे साधा हुआ है। मछली की आँख के ऊपर निशाना लगाना है तो वहीं पे उसका निशाना है। वेरी गुड बच्चे। कीन्शियन ने दिया था इसे। देखिए, इस पे इन्होंने ना कंजम्पशन बिहेवियर के बारे में ही बताया था कि भैया किस तरीके से जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी और डेफिनेटली कंजम्पशन के बारे में बताया है तो ये कंज्यूमर बिहेवियर से तो रिलेट करेगा ही करेगा, ठीक है? इस तरीके से बच्चे आप लोगों का ये सारा रहता है। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है? अगला सवाल देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 73। This one. Government multiplier is given by सरकारी गुणक जहाँ पे CMPC के बराबर है, T कर की दर दिया गया है, तो ये किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा ये?
टैक्स गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। देखिए कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, क्योंकि डायरेक्ट आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है बस, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी 1 माइनस टी। यहाँ पे सी मतलब क्या होता है, गुड आफ्टरनून निशु। सी का मतलब होता है आप लोगों का एमपीसी, टी का मतलब होता है यहाँ पे टैक्स का रेट। और सबसे पहले सही जवाब दिया है प्रियांशु ने दिया है, सो गुड फॉर प्रियांशु। ये ले लीजिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 77। Which of the following equations represent national income identity? कौन सा समीकरण राष्ट्रीय आय की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए वैसे तो ये आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड के क्वेश्चन में भी सिखाया जाता है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट्स। मतलब नेट एक्सपोर्ट हो जाता है आप लोगों का ये। तो इस तरीके से हम लगाते हैं। स्टूडेंट्स इतने एक्सपर्ट हो गए, क्वेश्चन भी नहीं आने देते, स्क्रीन पर आंसर दे देते हैं जी। तो यहाँ पे सी ओनली आपका हो जाएगा एंड करेक्ट आंसर है टू बी बी। ठीक है। सो बच्चा अभी सितंबर 2020 हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, माइक्रो मैक्रो आपको करवा दी है। नाउ आई एम मूविंग